नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। मध्य प्रदेश की गुना लोकसभा सीट सिंधिया परिवार का गढ़ है और इस सीट पर सिंधिया राज घराने के सदस्य का ही राज रहा है। ग्वालियर के बाद गुना ही वो लोकसभा सीट है जहां से सिंधिया परिवार चुनाव लड़ना पसंद करता रहा है। ग्वालियर की राजमाता विजय राजे सिंधिया, माधव राव सिंधिया और ज्योतिरादित्य सिंधिया ही इस सीट पर ज्यादातर जीतते आए हैं। फिलहाल पिछले कई चुनावों में इस सीट पर कांग्रेस को ही जीत मिली है, लेकिन 2019 में बीजेपी ने इस सीट पर कमल खिलाया और अब बारी है 2024 की। और इस बार क्या कहता है गुना का सियासी गणित? 24 की सरकार में आज बात इसी मुद्दे पर। अरे जो पार्टी स्वयं अपने आप को बैंकरप्ट कर रही है, जो लोग स्वयं पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं उनके नेतृत्व की वजह से। क्षेत्र की जनता एक बार विदाई कर चुकी है तो दोबारा आए उनसे भी नाराज है, तो इस बार तो कांग्रेस बहुत मजबूत रूप में है। तो गुना में बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनावी मैदान में उतारा और ये वो चेहरा है जो गुना समेत पूरे ग्वालियर चंबल में अपनी एक मजबूत पकड़ रखता है। लेकिन साल 2019 में तस्वीर बदली हुई नजर आई। ऐसे में सवाल है कि 2024 में बीजेपी कितनी मजबूती के साथ गुना को फतह करेगी। आखिर क्या है गुना की जनता का मूड और क्या है प्रत्याशियों के दावे, करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। मालवा चंबल का प्रवेश द्वार कहे जाने वाला गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र प्रदेश के उन चुनिंदा इलाकों में शामिल है जो कई विविधताएं खुद में समेटे हुए हैं। यह क्षेत्र मालवा का स्वाद महसूस करता है तो चंबल के तेवर भी दिखाता है। बुंदेलखंड की तहजीब भी यहाँ देखने को मिलती है तो राजस्थान के खान पान और पहनावे की झलक भी यहाँ देखने को मिलती है। तमाम विभिन्नताओं के बीच राजनीति ही ऐसी चीज है जो पूरे क्षेत्र को जोड़ती है। इस क्षेत्र पर हमेशा राज परिवार का कब्जा रहा है। दल कोई भी हो, लेकिन यहाँ से महल का सदस्य या उनका कोई खास समर्थक ही लोकसभा की सीढ़ियाँ चढ़ सका है। लेकिन साल 2019 में यहाँ जो उलटफेर हुआ वो भी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं था। और अब बारी 2024 की है। सीट पर कई तरह के समीकरण पहले के मुकाबले बदल चुके हैं। कई नेता बीजेपी के पाले में नजर आ रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस फिलहाल कमजोर दिखाई दे रही है। इस बीच जहां गुना से बीजेपी प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया बड़ी बड़ी जनसभाओं में हुंकार भरते नजर आ रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर उनके बेटे महाआर्यमन भी पीछे नहीं है। गुना में 7 मई को मतदान होना है और उससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया विपक्ष पर कई मुद्दे लेकर हमलावर हैं। एक तरफ उन्होंने जहां कांग्रेस को दिवालिया घोषित किया तो वहीं दूसरी ओर जीतू पटवारी पर भी जमकर हमला बोला। एक तरफ जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पर हमलावर हैं तो वहीं उनके बेटे चुनावी मैदान में पिता के हित में प्रचार करते नजर आ रहे हैं। अरे जो पार्टी स्वयं अपने आप को बैंकरप्ट कर रही है, जो लोग स्वयं पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं उनके नेतृत्व की वजह से। अब आप ये देखो, इससे ज्यादा क्या हो सकता है कि प्रदेश अध्यक्ष के गृह जिले में ही प्रत्याशी नहीं। यहाँ पर भाजपा के जो जनप्रतिनिधि रहे हैं उनका भी कहीं न कहीं आतंक है। माननीय सिंधिया जी जो इनको क्षेत्र की जनता एक बार विदाई कर चुकी है वो दोबारा आए उनसे भी नाराज है, तो इस बार तो कांग्रेस बहुत मजबूत रूप में है और बहुत अच्छे मतों के साथ, बहुत अच्छे अंतर के साथ इस बार कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी। गुना का सियासी गणित समझना बड़े बड़े सियासी पंडितों की पहुंच से भी दूर है। जहां 2014 तक सिंधिया परिवार का सिक्का चला तो वहीं 2019 में नतीजे कुछ और ही नजर आए और 2024 में गुना का दंगल कौन जीतता है, ये एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चर्चा करने से पहले आपको बताते हैं गुना लोकसभा सीट का सियासी गणित क्या कहता है।
दरअसल मध्य प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट है गुना और सिंधिया परिवार का ये गढ़ माना जाता है। सीट पर अब तक 19 लोकसभा चुनाव हुए और चौथा बार सिंधिया परिवार ने अपना परचम इस सीट पर लहराया और सीट पर 5 बार बीजेपी की जीत हुई है। वहीं यहां के मतदाताओं की बात करते हैं तो गुना में कुल मतदाताओं की संख्या की बात करते हैं तो 18,86,609 ये संख्या है। वहीं पुरुष मतदाताओं की बात करें तो 9,75,768 ये संख्या है और इसी के साथ ही महिला मतदाताओं की बात करें तो 9,10,783 महिला मतदाताओं की यहां पर संख्या है। अब चर्चा कर लेते हैं, खास मेहमान जुड़ गए हैं। मिलन भार्गव जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, बहुत स्वागत है मिलन जी आपका। राजेंद्र अगल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत है राजेंद्र जी आपका। और प्रेरणा मिश्रा हमारी संवाददाता जुड़ गए हैं गुना से। सबसे प्रेरणा, आपसे सवाल पूछना चाहूंगी, गुना की जनता के मूड को अगर यहां आप समझना चाहें तो मूड क्या है जनता का, मुद्दे क्या है जनता के, और जो नेता हैं उनको लेकर के क्या रिएक्शन है? बिल्कुल कीर्ति, बहुत सारी जानकारी तो कीर्ति आपने रिपोर्ट के माध्यम से दी है और वो एकदम सटीक जानकारी है। मैं आपको बताऊं, गुना वो क्षेत्र जहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का सबसे ज्यादा दबदबा माना जाता है और सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया ही नहीं, इससे पहले उनके पिता माधवराव सिंधिया का भी यहाँ पर बड़ा दबदबा माना जाता था। और हालांकि 2019 में जो परिणाम थे वो विपरीत आए थे और वो परिणाम ये बता रहे थे कि मोदी लहर 2019 से ही शुरू हो गई थी। अब 2024 के जब नतीजे आएंगे तो क्या होंगे वो जरूर देखना होगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रत्याशी को चुनावी मैदान से उतारा है वो है यादवेंद्र सिंह यादव और ये प्रत्याशी वो हैं जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराने की कोशिश इससे पहले भारतीय जनता पार्टी में रहकर भी कर चुके हैं कीर्ति, लेकिन वो चीज संभव नहीं हो सकी। और सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया को ही नहीं, यादवेंद्र सिंह यादव का परिवार भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ साथ लड़ा चुनाव और कांग्रेस पार्टी से जब ज्योतिरादित्य सिंधिया हुआ करते थे तब भी इन्हें हराने की कोशिश की गई। लेकिन एक बड़े अंतर से, आप ये समझिए, उनका वोट बैंक बहुत बड़ा था ज्योतिरादित्य सिंधिया का। हालांकि देखिए, अभी मैंने गुना में जब जनता से बात की कीर्ति तो उनके कई मुद्दे थे। बेरोजगारी सबसे अहम मुद्दा है, जो कि मैं जहां जहां गई हूँ कीर्ति वहां बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा है जो कि उठता हुआ नजर आ रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि युवा पढ़े लिखे हैं लेकिन उन्हें काम करने के लिए बाहर जाना पड़ रहा है और गुना भी ऐसा ही क्षेत्र है, काम करने के लिए अमूमन लोग बाहर ही जाते हैं, पढ़ाई करने के लिए भी बाहर जाना पड़ता है। हालांकि कई मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल से लोग संतुष्ट भी नजर आए हैं, लेकिन अब परिणाम क्या होंगे ये आने वाले 4 जून के नतीजे बताएंगे। 7 मई को यहाँ पर वोटिंग होनी है कीर्ति, लेकिन उससे पहले लोग मिलीजुली प्रतिक्रिया देते नजर आ रहे हैं। मैं ग्रामीण क्षेत्रों में भी गई थी, वहां पर लाइट की समस्या भी लोगों ने बताई है कि ग्रामीण क्षेत्रों में नेता तभी दौरे पर आते हैं जब चुनाव नजदीक आते हैं, उससे पहले कोई इन क्षेत्रों का दौरा नहीं करता कीर्ति। जी ठीक है प्रेरणा, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। और रवि वर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है रवि वर्मा जी आपसे। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। रवि वर्मा जी, अगर हम 2019 की बात करते हैं, कांग्रेस इस सीट से ज्यादातर चुनाव जीतती हुई आई थी, लेकिन 2019 में सिंधिया यहां से चुनाव हार गए थे, तो अब की बार क्या मान रहे हैं कि इस बार का चुनाव आपके लिए क्या लेकर के आएगा? कीर्ति जी, निश्चित तौर पर कांग्रेस वहां पर जीतती रही है और इस बार भी जीत का एक बड़ा शंकरार होने जा रहा है, क्योंकि देश में जिस तरीके का एक वातावरण बनाया जा रहा है या जिस तरीके से मोदी की जो गारंटियां थी, आज गारंटी ही सबसे बड़ा धोखा साबित हुई है। क्योंकि जिस तरीके से वहां के युवाओं को एक जॉब के लिए पलायन करना पड़ रहा है या विकास के लिए तरस रहे हैं, तो एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि भारतीय जनता पार्टी वहां पे डेवलपमेंट के कार्य नहीं कर पाई है और आज वो सबसे बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के गले की फांस बन चुका है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। मिलन भार्गव जी, जो प्रत्याशी आपने उतारा 2019 में, वही प्रत्याशी हार जाता है और जिस प्रत्याशी ने आपको जीत दिलाई थी उस प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया गया। कितने आश्वस्त हैं कि जो हारा था वो प्रत्याशी जीत जाएगा और जिसने जीता था उससे ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस करेगा? देखिए, ये मान के चलिए कीर्ति जी, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और ऐतिहासिक पलों के साथ चुनाव को देख। देखिए, माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का अपना एक कद है, अपना एक क्षेत्र है और एक अपने फैन फॉलोइंग है, इसमें लंबे समय तक नेतृत्व भी वहां सीट का करते रहे। लेकिन जिस कारण से वो चुनाव पिछला हारे थे वो राजनीतिक दल था। जिस प्रकार से कांग्रेस की दुर्गति पूरे देश में आज व्याप्त है, उस समय भी थी। वहां कांग्रेस का विचार हारा था और इस बार भी कांग्रेस का ही विचार हारेगा। वो विचार क्या है? इस देश को तोड़ने वाला है, इस देश के खिलाफ, और इस देश में ऐसा दल जो किसके न नेतृत्व है न नियत है। आज देखिए, कांग्रेस पार्टी में तमाम तरह के जो प्रत्याशी हैं अलग अलग जगह में,
वो कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े नहीं रह पा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के विचार के साथ वो जनता के बीच जा रहे हैं तो आक्रोश झेलना पड़ रहा है। तो उसी कारण आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी लगातार छिटक रही है। उनके प्रत्याशी या तो नामांकन में गलती कर रहे हैं या नामांकन फॉर्म वापस ले रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम जनता का नेतृत्व नहीं कर सकते। वही गुना में होने जा रहा है। इतिहास रचेगा। माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी बहुत बहुमत के साथ, अधिक मतों के साथ चुनाव जीत रहे हैं और ये इतिहास भी रहा है उनके साथ और ये इतिहास फिर दोहराने जा रहा है। ठीक है राजेंद्र अगल जी, अभी मिलिंद जी को हमने सुना, उन्होंने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का अपना एक कद है, उनकी एक मजबूत पकड़ है, लेकिन 2019 में क्या वो कांग्रेस की कमजोरी थी या फिर बीजेपी की ताकत थी, या यूं कहें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की कमजोरी थी कि वो चुनाव हारे थे? ये बात सही है कि सिंधिया जी का अपना एक ओरा तो है, क्योंकि उनको जो सीट मिली हुई है ये विरासत में मिली हुई है। उनकी दादी भी वहां से चुनाव जीती है, उनके पिताजी भी वहां से चुनाव जीते हैं। पर मैं जो वोटों का अंतर देखता था वो सवा लाख वोटों के करीब अंतर से कांग्रेस जीतती रही है। और 2009 में जरूर नरोत्तम जब लड़े थे तो 2009 में ये अंतर कुछ ज्यादा बढ़ गया था जी। मतलब 2-2.5 लाख वोटों का था। परंतु ये यादवों का जो वहां पर बात आती है कि केपी यादव जिस तरीके से उनको हरा कर चुनाव जीते थे, तो केपी यादव के बाद यादवेंद्र सिंह यादव वहां से जो चुनाव लड़ रहे हैं उनकी भी राजनीतिक पकड़ और ग्रामीण आबादी में जबरदस्त पकड़ बना के रखी हुई है। क्योंकि गुना और शिवपुरी जो सीट है उसकी 76% आबादी जो है वो गाँव में रहती है। बाकी सब शहर तो क्या छोटे से गुना है, शिवपुरी है, उसको क्या लेना देना है। इतना बार वहां से जो भी जाता है, जो बेरोजगारी का मुद्दा है ये गांव-गांव तक फैल चुका है इस बात को लेकर। तो मैं जो समझता हूं कि सिंधिया जी पिछला चुनाव हारे और पिछला चुनाव हारने के कारण जो रहे कि वो कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़े थे और अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या वो जीत हासिल कर पाएंगे? क्योंकि वही केपी यादव उनके साथ मंच पे बराबर से लगे हुए हैं जिन्होंने उनको हराया था। तो क्या केपी यादव की प्रति कोई सहानुभूति किसी तरीके की रहेगी या नहीं रहेगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। परंतु मैं आपको ये जरूर कह सकता हूं कि वहां पर जो फाइट है अभी मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर कुछ टफ फाइट है, क्योंकि जो वोटों का अंतर रहा है 2009 में, 2019 में, 2014 में, वो सवा लाख वोटों से ही लगभग रहा है। और जो वहां की जो आबादी मैंने आपको बताया कि जो ग्रामीण आबादी है वो ग्रामीण आबादी इस सिंधिया जी के ओरा को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करती है। जिस तरीके के सिंधिया जी ने उनके साथ कहीं लोगों के मन में इस तरीके की कशिश भी है कि सिंधिया जी ने अपना दल बदला है और दल बदलने के बाद क्या सिंधिया जी ये कहीं ना कहीं एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। और मिलिंद जी, इस पर मैं रिएक्शन भी चाहूंगी कि अभी जिस तरह से आपने राजेंद्र जी को सुना कि लोगों के मन में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत टीस होगी कि हमने आपको हमेशा से एक पार्टी में देखा, उसके बाद आप वो पार्टी छोड़ देते हैं, आप दूसरी पार्टी में जाते हैं और वहां पर एक बड़ी जिम्मेदारी भी निभाते हैं, लेकिन लोगों के मन की वो टीस को कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा, वो नाराजगी आपको ना झेलनी पड़ जाए। देखिए किसी प्रकार की परंपरा अनुसार, ठीक है, मैं राजेंद्र जी आपके पास लौटूंगी, मेरे जिनसे रिएक्शन ले लेती हूँ। देखिए कीर्ति जी बड़ा ही स्पष्ट है जिस प्रकार के चरित्र कांग्रेस पार्टी के उजागर है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते वो देश विरोधी होगी। ये बार बार सिद्ध करने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेताओं के आप बयान देखिए कि राम मंदिर बनता है तो पूरे देश और विश्व का जय जयकार होती है और व्यंग्य दृश्य होता है। वही कांग्रेस पार्टी विरोध करती है, तो ये भी गुना की जनता और ने देखा है। वहीं जिस प्रकार से धारा 370 खत्म होती है, आज भी कांग्रेस पार्टी कहती है कि हमारी सरकार आएगी, हम धारा 370 लगाएंगे और इस देश में कश्मीर, जम्मू कश्मीर को लेकर जो अभिन्न अंग है उसको हम फिर अलग करेंगे। मतलब इनकी मानसिकता जो है वो उजागर है कि देश में आज दंगे नहीं हो रहे हैं, देश में अराजकता का माहौल नहीं, जातीय हिंसा नहीं हो रही। इन सारे मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी भ्रमित कर रही है, लेकिन जो लोग ये भ्रमित करने का वातावरण बना रहे हैं, चाहे वो राहुल जी हो, प्रियंका जी हो, वो खुद चुनाव से भाग रहे हैं। ठीक है, ये तो भ्रमित करने वाले मुद्दे हो गए जो आपने गिना दिए, लेकिन जनता के जो मुद्दे होंगे, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, ये तमाम मुद्दे कहीं ना कहीं आप पर भी तो एक बड़ा इम्पैक्ट डालेंगे ना इस चुनाव में। कीर्ति जी निश्चित रूप से ये मुद्दे होना चाहिए। ये मुद्दे तो है जिनको सॉल्व करने के लिए, जिनको आगे ले जाने के लिए जनता हमको चुनती है, चाहे वो विधायक के रूप में चुने या सांसद के रूप में। वो चाहती है कि जो हमारी मूलभूत आवश्यकता है वो पूरी हो। तो इसमें आप देखिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अधिक जाकर इन 20 वर्षों में मध्य प्रदेश की प्रदेश सरकार ने बहुत विकास किया और 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार के विकास के पैमाने सोपान चढ़े हैं वो आज विश्व में जयकार हो रहा है। गुना की जनता भी देख रही है कि देश यदि किसी के हाथ में सुरक्षित है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ में।
देश में यदि सड़कें मिल रही हैं, पक्की सड़कें मिल रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, पक्का आवास यदि हमारी माँ को, यदि हमारी देश के और प्रदेश की बेटी को यदि वो चूक से राहत मिली है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। रवि वर्मा जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा। 2 ऐसी सीटें हैं जहां से कांग्रेस फिलहाल के लिए तो साफ हो चुकी है और वो 2 सीटें आपको भी बेहतर मालूम होंगी, लेकिन इस सीट पर आपने जिस तरह से यादवेंद्र सिंह यादव को, जो पहले बीजेपी में रह चुके हैं, कड़ी चुनौती दे चुके हैं सिंधिया को, वो अब कांग्रेस में है, क्या मान रहे हैं, कितना मजबूत उनका पक्ष इस वक्त नजर आ रहा है आपको? देखिए कीर्ति जी, बहुत ही स्पष्ट है जिस तरीके के दावे प्रतिदावी मेरे साथी प्रवक्ता कर रहे हैं। उन्हें दरअसल उनके पैरों तले जमीन है, फिर भी उनको यकीन नहीं, जबकि वो परंपरागत सीट कांग्रेस की है, वहां लगातार कांग्रेस को एक अपार जनसमर्थन मिला है और अभी भी मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से विकास का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आज जो असल मुद्दा है कि 2 करोड़ लोगों को जो रोजगार देने की बात थी और जो मोदी की गारंटी की थी कि विधानसभा चुनाव के बाद जो माताओं के खाते में वो जो 3,000 डाले जाएंगे, वही कारण है कि 2 चरणों के मतदान के बाद भी महिलाओं का प्रतिशत घटता है। तो मेरी माताएं पूछ रहे हैं, क्या कमल का फूल मेरी इतनी बड़ी भूल कि जो 450 का सिलेंडर मिलता था मुझे 450 का क्यों नहीं मिल रहा है? जो 3,000 देने की बात थी वो 3,000 नहीं हुए। जो कमलनाथ जी की सरकार में हमने किसान कर्ज माफी की थी, जिसके प्रमाण खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने हाथों से बांटे थे, तो वह 3,000 रुपए की जो बात की थी कि फसल की खरीदी की जाएगी, तो वो नहीं हुई। तो भारतीय जनता पार्टी का धोखे वाला चेहरा है। ठीक है, ये धोखा जनता कितना समझती है और इस पर कितना रिएक्शन भी देती है, वो जनता का एक वोट जरूर तय करेगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।